हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आखिर बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स में हो क्या रहा है? क्यों इन स्टॉक्स में हमें इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? इस वीडियो में हम इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे कि क्या फंडामेंटल रीजंस है, क्या टेक्निकल रीजंस है और क्या आगे हो सकता है। तो अगर हम एक क्विक कंपैरिजन करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2024 में बैंक निफ्टी ने करीब 7% जो है गिरावट दिखाई और निफ्टी अगर देखें तो करीब करीब फ्लैट रहा। तो यहाँ पर क्लियरली हमें क्विक लुक में ही एक अंडर परफॉर्मेंस दिखता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अगर हम थोड़ा एक डीप कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर हम अलग अलग इंटरवल में देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। 12 महीने में आप देखिए तो निफ्टी करीब 21% अप रहा और बैंक निफ्टी करीब 8% अप रहा। तो दोनों अप रहे, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिखता है। 6 मंथ्स में भी आप देखिए तो करीब 10% से ज़्यादा निफ्टी अप रहा और करीब बैंक निफ्टी फ्लैट रहा। और 1 महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, रिटर्न्स नेगेटिव हो गए और ये करीब करीब फ्लैट रहा। और अगर 2024 में जैसा कि मैंने दिखाया, निफ्टी के रिटर्न्स फ्लैट हैं और बैंक निफ्टी करीब 7% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया। तो इसको देखकर आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, अलग अलग इंटरवल्स में दिख रहा है और पिछले 1 साल से दिख रहा है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या फंडामेंटल रीजंस हैं, क्या टेक्निकल रीजंस है, ये मैं जल्दी ही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा क्लब 100 लर्निंग प्रोग्राम्स का फरवरी बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही सीट्स बची हैं, जल्दी ही हम इस हफ्ते ही से क्लोज करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू हमसे आप जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम ऑप्शंस लर्निंग को सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लर्न कराते हैं और इसमें मैं ही आपका मेंटर रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इससे जुड़िए और अगर आप ऑप्शंस लर्निंग को सीखना चाहते हैं या उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें बैंक निफ्टी के, तो वहाँ पर हमें क्या पिक्चर दिखती है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स की मैंने पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। इसमें फिन निफ्टी के भी स्टॉक्स हैं, निफ्टी के भी स्टॉक्स हैं। यहाँ पर हमें पिक्चर क्या दिखती है, तो पहली चीज़ तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप 30 डेज में देखिए तो आधे से ज़्यादा स्टॉक्स आपके डाउन है। अगर 1 ईयर में भी देखिए तो लगभग जो ज़्यादातर स्टॉक्स ज़रूर अप हैं, क्योंकि साल के शुरुआत में यानी कि पिछले साल के एंड में वहाँ पर रैली हुई थी। लेकिन असली पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि 52 वीक्स के हाई से अगर हम आज के प्राइस को कंपेयर करें तो वहाँ पर कितनी गिरावट है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस का हर स्टॉक 52 वीक्स से डाउन है और ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं आप देखिए अच्छे खासे डाउन है। तो अगर ये दोनों को हम देखें तो ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का है, तो करीब करीब 7% वो अपने 52 वीक से हाई हैं और इसके ऊपर ज़्यादातर आपको स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट करते हुए दिखा रहे हैं। नीचे में जो ये ग्रीन बार्स हैं ये सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं। दोस्तों पीएसयू बैंक्स में आप जानते हैं अच्छी खासी रैली हो रही है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स जो हैं अच्छा खासा लॉस दे रहे हैं। एयू बैंक को देखिए 26% वहाँ से गिर गया और ज़्यादातर जो है 19%, 20%, इवन अगर आप एचडीएफसी बैंक को भी देखें तो करीब 20% वो डाउन है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है इतने शानदार रैली के बाद। तो देखिए पिछले साल अंत में हमें अच्छे खासी रैली देखने को मिली, तरह तरीके के जो हमें अच्छे एस्टिमेट्स देखने को मिले कि ये बैंक में ये हो जाएगा, ये बैंक में ये हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हो पा रही हैं। अब ज़्यादातर बैंकों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मार्केट को डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
जो उनके अर्निंग्स के एस्टिमेट्स हैं, प्रॉफिट के एस्टिमेट्स हैं, वो मिस कर रहे हैं। तो अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके एस्टिमेट्स मिस हुए, यहाँ पे आपके एस्टिमेट्स मिस हुए, यहाँ पे आपके एस्टिमेट्स मिस हुए, और अगर नीचे जाके मैं देखूं तो एक्सिस बैंक में आपके एस्टिमेट्स मिस हुए। तो ये जो हैं हमारे इंडिया के जो टॉप बैंकिंग सेक्टर से बैंकिंग नेम्स हैं। और अब देखिए इवन पीएसयू में भी मैं बात करूं तो एसबीआई ने भी अपने एस्टिमेट्स को मिस किया है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने बेयरली अपने एस्टिमेट्स को मीट किया है, एक्सीड नहीं किया है। तो अगर हम पीएसयू बैंक्स का लीडर लें, उसने भी एस्टिमेट मिस कर दिया। अगर हम प्राइवेट बैंक का लीडर लें, उसने भी एस्टिमेट मिक्स कर दिया। अगर हम जो एनबीएफसीज की बात करें, उसका जो लीडर है बजाज फाइनेंस, उसने भी एस्टिमेट मिस कर दिया। तो क्यों इतने सारे बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स अपने एस्टिमेट्स को मिस कर रहे हैं? दोस्तों, जब हम डेटा देखते हैं तो हमें बताया जाता है कि जीडीपी इज़ राइजिंग और इकॉनमी इज़ ग्रोइंग, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। कहीं ना कहीं इक्वेशन में कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या आप बता सकते हैं कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो ये बैंकिंग के स्टॉक्स में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं है? क्यों उनके अर्निंग्स और प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? क्या ये इंटरेस्ट रेट्स की वजह से है? क्या है इसका कारण? ज़रूर अगर आपको इसकी समझ है तो शेयर करिए। मैं भी अपनी एनालिसिस आने वाले कुछ दिनों में इसका शेयर करूंगा। तो ये तो फंडामेंटल्स रहा कि इनके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं आए। अब देखिए, मार्केट का लीडर कौन है बैंकिंग और फाइनेंस का? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर डिसअपॉइंट कर रहा है, अगर क्लास का जो सबसे होनहार बच्चा ही आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपके एजुकेशन सिस्टम, आपके टीचिंग सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर एचडीएफसी बैंक ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो बाकी बैंक से, बाकी फाइनेंस के स्टॉक्स से हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे? और वो पूरे के पूरे सेक्टर को ही एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर अब इसके टेक्निकल रीजंस की बात करें तो टेक्निकल रीजन क्या है? क्यों जो स्टॉक्स में इस तरीके से गिरावट हो रही है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? एफआईआईज की सेलिंग। और एफआईआईज की सेलिंग आप क्लियरली, मैंने आपको दिखाया कि फंडामेंटल रीजंस हैं, वो बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 तक जो एफआईआईज की बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जो उनका एक्सपोजर था, वो उनके पोर्टफोलियो का 35% था। यानी कि एफआईआईज अगर 100 रुपये इंडियन मार्केट में लगाते हैं तो करीब 35 रुपये वो बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स में लगाते हैं। लेकिन इसलिए पिछले 3 सालों में उन्होंने अपना वेटेज घटा दिया है। अब उनका वेटेज 30% से नीचे चला गया काफ़ी सालों के बाद। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फंडामेंटल्स अब स्ट्रांग नहीं है। तो ये सेलिंग पूरी तरीके से फंडामेंटल से ड्रिवन है। अब देखिए, अगर हम जनवरी महीने में लें तो जनवरी के लास्ट 2 वीक्स यानी 15 तारीख से 31 तारीख का डेटा एफआईआईज का स्टडी करें तो करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज ने सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स में की है। इसके अलावा किसमें उन्होंने सेलिंग की है? एफएमसीजी में की है। जो एफएमसीजी भी एक इंडिकेटर होता है कि आपके किस तरीके के कंट्री में कंजम्पशन बढ़ रहा है या घट रहा है। और इसके अलावा मेटल्स में भी उन्होंने अच्छी खासी जो है सेलिंग की है, करीब 2000 करोड़ की। तो 2000 करोड़ एफएमसीजी में की है, 2000 करोड़ मेटल्स में की है। तो अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी इंडस्ट्री जो 2025 में जो उनकी ग्रोथ रेट है वो करीब 5.5% से 6.5%, यानी कि 5 से 6% की रफ्तार से पूरी की पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब आप मुझे बताइए, ये क्या बताता है? क्या हमारे देश में उस तरीके से कंजम्पशन नहीं बढ़ पा रहा है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में 9% से ज़्यादा की रफ्तार से एफएमसीजी सेक्टर ग्रो किया था। तो वहाँ पर भी अब जो फॉल होता हुआ हमें दिख रहा है कंजम्पशन में। और इसका भी आप जो इफेक्ट आप एफएमसीजी के स्टॉक्स में देख सकते हैं। आईटीसी में गिरावट होनी शुरू हो गई है। तो पूरा अगर आप देखें डेटा तो ये कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से हमें प्रेजेंट नहीं करता है।
तो एफआईआई सेलिंग किस में कर रहे हैं? सेलिंग बैंकिंग और फाइनेंस में कर रहे हैं, करीब 31,000 करोड़ की जनवरी लास्ट 2 वीक्स में, और इसके अलावा एफएमसीजी में करीब 2,000 करोड़ की और साथ में मेटल्स में करीब 2,000 करोड़ की। अब बाइंग किस में कर रहे हैं? बाइंग तो कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर, अगर हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो आईटी में उन्होंने रिन्यूड बाइंग शुरू कर दी है, करीब 5,000 करोड़ की उन्होंने आईटी में बाइंग की। इसके अलावा पावर में वो बाइंग कर रहे हैं, करीब 2,000 करोड़ की बाइंग की है। टेलीकॉम में भी वो बाइंग कर रहे हैं, करीब 2,000 करोड़ की बाइंग की। तो इसकी वजह से आप देखें तो शेयर प्राइस भी उसी रफ्तार से हमें बढ़ते या घटते हुए दिख रहे हैं। जिन सेक्टर्स में वो बाइंग कर रहे हैं उनके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, और जिन सेक्टर्स में वो सेलिंग कर रहे हैं उनके शेयर्स वो नीचे जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको एफआईआई की कुछ पोजीशंस पे दिखा देता हूं, डेरिवेटिव मार्केट्स की, जो कि शॉर्ट टर्म के इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? ये चार्ट मैंने कुछ टाइम पहले भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर वो बेरिश पोजिशंस बना रहे हैं, और उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी हुई और उन्होंने कुछ पोजीशंस अपनी कट भी की हैं। और देखिए कल उन्होंने फिर जो है शॉर्ट एक्सपोजर बढ़ाया है, जो फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ाया है, और उसका परिणाम हुआ है कि आज हमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही। तो ओवरऑल आप देखिए काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को ना सिर्फ बढ़ा के रखा हुआ है, बल्कि उसमें जो बहुत ज़्यादा कटौती भी नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब एक उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है तो उनको कुछ पोजीशंस काटनी पड़ती है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो और भी सेलिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इस डेटा को देखकर हमें ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगले हफ्ते के लिए हो या अगले महीने के लिए हो। कई दफ़े वो पोजीशंस को 4, 5, 6 महीने तक रोल ओवर करते रहते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, और तरह तरीके के इंस्ट्रूमेंट से वो अपनी पोजीशंस को भी हेज कर लेते हैं जब भी उन्हें करना होता। तो जस्ट बिकॉज दे आर शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि हमें जाके 5 लॉट फ्यूचर्स के खरीद लेने हैं। तो मैं जस्ट आपको इसके लिए कॉशियस कर देता हूँ। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पीएसयूज़ की। तो पीएसयू बैंक्स में हम अच्छी खासी रैली देख रहे हैं, और इन जनरल पीएसयू बैंक्स काफ़ी ज़्यादा चढ़ रहा है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, एक तो रीज़न क्या है कि इस बार की जो बजट है उसमें कैपेक्स को बढ़ाया गया है, करीब 11% कैपेक्स को बढ़ाया गया है, 3.5% ऑफ जीडीपी कर दिया गया है। तो एक उससे सेंटिमेंट्स हाई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि सारे पीएसयू एक जैसे नहीं होते, सारे पीएसयू अच्छे नहीं होते हैं। कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उसमें उतनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन मार्केट में भेड़ चाल चलती है। अगर एक सेक्टर चल रहा है तो उसके सारे स्टॉक्स चलने लगते हैं, और जिन स्टॉक्स जो बीटन डाउन सेक्टर से लोग वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और निकाल कर जो चल रहा है उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वो रैली को और फ्यूल कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। दोस्तों, हमने अपने पोर्टफोलियो में जो कुछ 3-4 पीएसयूज़ ऐड किए थे, और वो उस टाइम पे ऐड किए थे जब पीएसयूज़ में कोई पैसे भी लगाता नहीं था, और कई पीएसयूज़ हमारे 100% से ज़्यादा रिटर्न उसमें दे चुके हैं। लेकिन अब जो वक्त है, जिस टाइम पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अब जो प्राइसेस है उनके वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो थोड़ा हमें कॉशियस रहना है। दोस्तों, पीएसयू बैंक्स के बारे में मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। पीएसयू बैंक्स को ऐसा कहा जा रहा है कि अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पीएसयू बैंक्स प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, हमें ये देखना है। दोस्तों, क्या पीएसयू बैंक्स में मिस सेलिंग करके अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया जा रहा है? ऐसे कई रीसेंट एग्जांपल्स मेरे नोटिस में आए हैं। मेरे एक हाउस स्टाफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे बिना बताए इंश्योरेंस बेच दिया गया। उसे पता भी नहीं था कि वो इंश्योरेंस खरीद चुका है, और फिर मैंने जब उस पर्चे को देखा तो मैंने उसको बोला कि भाई, तुमने ये इंश्योरेंस खरीदा है कि तुम्हें खरीद दिया गया है? तो ये रिस्पॉन्स ये था कि भाई, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं इंश्योरेंस क्या होता है। मेरे को सिर्फ इतना ही बोला कि आपके 1000 रुपये कट जाएंगे। तो इस तरीके से सेलिंग हो रही है, मिस सेलिंग हो रही है, और जो ज़्यादा समझ जिनको नहीं है उन्हें टारगेट बनाकर किया जाता है। और न सिर्फ जो लेस एजुकेटेड लोग हैं, बल्कि जो पढ़े लिखे रिटायर्ड ओल्ड लोग हैं, उनको भी तरह तरीके की बातें कह के मिस सेलिंग किया जा रहा है। देखिए, ये काम प्राइवेट बैंक्स में तो होता ही था, लेकिन अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से डंडा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बैंक्स को दिखाना है। तो अगर इस तरीके से हम प्रॉफिट्स अचीव कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये जस्टिफाइबल है या नहीं है। मैं दोस्तों अपने सभी व्यूअर्स को, चाहे वो
फुल्ली एजुकेटेड हो, चाहे लेस एजुकेटेड हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, मैं सबको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप कोई बैंकिंग करें तो सिर्फ जो आपका एग्जीक्यूटिव आपको बोल रहा है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपनी भी रिसर्च करें और भी लोगों से बात करें, बैंक की साइट पे जाके पढ़ें, उनके कस्टमर केयर को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लें, उस कॉल को रिकॉर्ड करके रखें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग होती है और हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा है। एक बार आपका पैसा लग गया तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके काफ़ी पैसे इस मिस सेलिंग के वजह से डूब चुके हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स के गिरने का एक और बड़ा वजह क्या है, वो है फेड की रिसेंट मीटिंग में जो कमेंट्री उन्होंने दी। तो एक जो होप थी कि अब बस अगले साल, इस साल से अब जो है मार्च से रेट्स कट होने शुरू हो जाएंगे, तो उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सिंपल एंड ऑब्वियस वे। साथ ही उन्होंने कहा कि वी नीड मोर कॉन्फिडेंस दैट इन्फ्लेशन सस्टेन्स बिलो करेंट लेवल्स। तो भाई ऐसा भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम कोई हड़बड़ी में नहीं है रेट्स बढ़ाने के, तो वो उम्मीद भी फिर गई। तो इस वजह से भी सेलिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब आगे का यहाँ से बैंकिंग और फाइनेंस में क्या हो सकता है। देखिए, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं, प्राइजेस उनके अर्निंग्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से इस लेवल पर हम प्राइजेस को जस्टिफाई नहीं करते। ठीक है, अभी गिरावट की वजह से कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स शायद आपको सस्ते लगें, लेकिन आप ये भी देखिए कि उनकी अर्निंग्स डिक्लाइन पे है। उनके खुद के वो एस्टिमेट्स भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, जो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन है वो भी मिस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही FIIs सेलिंग कर रहे हैं इस सेक्टर में अच्छी खासी, जैसे कि मैंने बताया 35% से 30% उन्होंने वेट कर दिया, तो वहाँ पर भी सेलिंग हो रही है। साथ ही उनको जो सेबी का जो रेगुलेशन है उसकी वजह से भी सेलिंग का प्रेशर है। तो ओवरऑल कंफर्ट की फीलिंग यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अगर कोई प्रॉफिट में है तो वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है या अपने एक्सपोजर को भी घटा सकता है। जो मार्केट का शेयर है FII, जब वो अपना एक्सपोजर घटा रहा है तो हमें भी घटाने की सोचनी चाहिए। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं ये सोच के कि इकॉनमी ग्रो करेगी और बैंक्स ग्रो करेंगे, तो आपको मौके मिलेंगे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े फेयर वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपका क्या व्यू है बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में? क्या आपको लगता है कि बस हो गई है सेलिंग, इससे ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी और यहाँ से रिकवरी है? और कौन से हैं आपके बैंकिंग के फेवरेट शेयर? ज़रूर अपना व्यू शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।